संगीता के घर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत ही भव्य थी। सभी लोग संगीता की तारीफ कर रहे थे। आदमी मान गए, संगीता मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? औरत, अरे मेहता जी, संगीता जी की पार्टी ऐसी ही होती है। लोगों की आंखें खुल की खुली रह जाती हैं। अब अपनी तारीफ से घमंड में चूर संगीता सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास सवित्री पर पड़ी, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर संगीता का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्ला कर बोली, संगीता, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे, आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। देखिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। शराब के नशे में संगीता ने सावित्री को खूब खरी खोटी सुनाई। सावित्री, संगीता की सास, चुपचाप अपनी बहू की जहर की भरी बातें सुन रही थी। आंसू बहाती रही। सावित्री, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा, पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है और नाश को लेकर जाता है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में सावित्री खो गई। बीते हुए समय में घड़ी में रात के 2 बजे थे। सड़कों पर मरघट का सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट बंद थी और लोग गहरी नींद के आगोश में थे। लेकिन नारायणपुर के उस छोटी सी झोपड़ी से रोशनी बाहर आ रही थी। 65 साल की सावित्री मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। सावित्री, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागनी मेम साहब को देना है। सावित्री की बूढ़ी आंखों में नींद थी और उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज़्यादा हावी होने लगी तो वो उठ कर गई और अपनी आंखों पर पानी के छिट्टे मारने लगी। ये देखकर उसकी बहू संगीता, जो सावित्री के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, संगीता माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेते। मैं देख रही हूँ ना, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। सावित्री, अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ये काम कल तक ख़त्म करना ही है। वो देख कर तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नज़दीक है ना? तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना? संगीता, हाँ माँ जी, तैयारी तो सही हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिज़ल्ट कैसे आता है। वैसे भी मैंने तय किया है कि सावित्री, क्या तय किया है? संगीता, यही कि अगर इस बार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। और उसकी बातों को सुनकर सावित्री ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, सावित्री बहू, ऐसा भूल कर भी मत करना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू पास? परीक्षा ज़रूर करेगी। अरे, इतनी मेहनत करती है तो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। सावित्री अपनी बहू संगीता को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। फ्लैशबैक, पिछली बातें कि संगीता अपने पति राजेश और सावित्री के साथ एक रिश्तेदारी की शादी में ट्रेन से जा रही थी। संगीता, अगर सही समय पर रिजल्ट नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। सावित्री, बहू, वो चिट्ठी रखी थी ना तूने? संगीता, हाँ माँ जी, रख ली थी। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उसको शादी में सबलपुर जाना था, लेकिन सबलपुर पहुंचने के 1 घंटा पहले ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। हर तरफ चीर पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। राकेश भी काल के समुद्र में समा गया। सावित्री और संगीता भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। लेकिन संगीता और सावित्री को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो जिंदगी भर नहीं भुला सकती थी। संगीता, अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे कोई जिंदा क्यों छोड़ दिया भगवान आपने? क्यों छोड़ दिया मुझे जिंदा आप भगवान ने? राकेश के बिना मैं कैसे जीऊँगी? सावित्री, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होने का लिखा कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने
सावित्री को तोड़ दिया था। संगीता की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। सावित्री बहू, पता है जीवन का सच यही है, ये रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो हमें चलना तो पड़ेगा ही। संगीता, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। सावित्री बहू, राकेश का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। संगीता, लेकिन माँ जी कैसे सब कुछ होगा? राजेश की कमाई से ही तो हमारा घर चलता था, अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? कैसे सारी चीज़ें संभलेंगी? सावित्री बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़ और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूँगी। राकेश के पिता तो जब राकेश 6 साल का ही था तभी वो गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और सिलाई का काम शुरू कर दिया, और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी मैंने करवाई। और आज एक बार फिर मैं वही करूँगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर संगीता ने कहा, संगीता माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करोगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लूँगी, मैं संभाल लूँगी घर। सावित्री, नहीं नहीं बहू, मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई हूँ कि अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगा के तू पढ़ और अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। सावित्री सिलाई का काम करने लगी और संगीता ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू कर दिया। उसकी कॉलेज की फ़ीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ सावित्री के कंधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत और संगीता की लगन के कारण उसने बीए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। और संगीता, ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। सावित्री, अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। संगीता, माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीता नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता था। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए संगीता थोड़ा परेशान और हताश सी हो गई थी, और अब वो परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फार्म भी तो महंगे आते थे। इसलिए सावित्री, जब मैं हूँ ना तो फिर चिंता किस बात की बहू? तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जितने छोड़ा मंजिल खुद उतनी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार सावित्री के विश्वास और संगीता की मेहनत का फल कुछ इंतज़ार के बाद मिल गया। संगीता का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो सावित्री संगीता को पकड़कर इतना रोई कि संगीता को कहना पड़ा, संगीता माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन ख़त्म हो गए। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? सावित्री, ये आंसू जमा थे बहू बहुत दिनों से, ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना तो फिर ये आँखों के पौड़े का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लगा सावित्री और संगीता की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ज़िंदगी एक और अध्याय लेकर सावित्री के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें फूट फूट कर भर गया था संगीता में। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती थी।
काम के बदले घूस भी मांगती थी। नहीं देने पर उस पर अपना रोब जताती। एक दिन की बात है, संगीता ऑफिस में बैठी थी और वो किसी औरत को डांट रही थी। संगीता, अरे दिमाग खा गई हो क्या तुम मेरा? दूर हटो मुझसे। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। औरत, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैडम? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ? अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूँगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है देने को। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ ही खड़ी थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर संगीता अपने पिछले दिनों में पहुँच गई। सावित्री का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल गया। और संगीता, आज मैं जो भी हूँ बस माँ जी के कारण हूँ। और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा दिया। माँ जी को नीचा दिखाया, ज़रूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? मुझसे गलती हुई, भारी गलती। मुझे ये गलती सुधारनी है। संगीता ने उसके मुआवजे की फ़ाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सासू माँ के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगी। संगीता, माँ जी मुझे माफ़ कर दो मुझे। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है। आपके चलते लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मैं ये भूल गई थी खुद को ही सब कुछ समझने में। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगीता अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन सावित्री तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। संगीता को जब अपनी सास के गुजरने का पता चला तो वो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी, घमंड से दूर रहने की सीख। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।